Hello and good morning all the students of class 9. Today we are about to read a new lesson that is titled My Childhood. आज का हमारा जो पाठ है इसका शीर्षक है My Childhood. ये मुख्य रूप से हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न विजेता डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के बचपन से संबंधित है. एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, आज हम उनसे संबंधित ये पाठ पढ़ेंगे माई चाइल्डहुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन माई चाइल्डहुड. आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में मद्रास राज्य के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था. रामेश्वरम हम सभी जानते हैं एक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है हमारे देश में, और यहाँ लोग तीर्थ के लिए जाते हैं. इसी तीर्थस्थली, इस तीर्थ नगरी में जन्म हुआ था भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का. वो आगे कहते हैं, माई फादर जैनुल आबिदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. मेरे पिताजी जैनुल आबिदीन ना तो बहुत अधिक शिक्षित थे, ना ही बहुत धनी. डिस्पाइट डिसएडवांटेजेस, बावजूद इन विसंगतियों के, ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट. लेकिन उनमें गहरी समझ थी, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, और उनमें सबके प्रति उत्साह, सबके प्रति समान प्यार की भावना थी, जनरसिटी थी उनके अंदर. He had an ideal helpmate in my mother, अशियम्मा. वो कहते हैं कि और उनका साथ देने के लिए मेरी माँ थी जिनका नाम असियम्मा था. I did not recall the exact number of people she fed every day. वो कहते हैं मुझे याद नहीं, निश्चित संख्या मुझे याद नहीं कि कितने लोगों को प्रतिदिन वो भोजन कराती थी. But I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. लेकिन वो कहते हैं एक बात मैं निश्चित होकर कह सकता हूँ कि हमारे पूरे परिवार में जितने लोग एक साथ मिलकर नहीं होते, उससे ज़्यादा लोग बाहर वाले हमारे घर में भोजन किया करते थे, वो भी हमारे साथ. I was one of many children. मैं घर के कई बच्चों में से एक था. A short boy with rather undistinguished looks. मैं एक नाटे कद का एक ऐसा बच्चा था जो देखने में कुछ असाधारण जिसके अंदर नहीं था. मतलब ऐसा नहीं था कि बचपन में ही कुछ बेहद असाधारण दिखने में ही थे वो कि अलग से पहचान में आ जाते, ऐसा कुछ नहीं था. एक सामान्य बच्चे की तरह थे. Born to tall and handsome parents, और जिनका जन्म लंबे खूबसूरत माता पिता के द्वारा हुआ था. We lived in our ancestral house. हम सब अपने पैतृक घर में रहते थे, which was built in the middle of 19th century, जिसका निर्माण 19वीं सदी के मध्य में हुआ था. It was fairly large पक्का हाउस. ये एक काफ़ी विशाल पक्का मकान था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जिसका निर्माण सुर्खी चूना और ईंटे से हुआ था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, और ये रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में था. माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. मेरे सीधे साधे पिताजी सभी विलासिता की चीज़ों को अनदेखी करते थे. विलासिता की चीज़ों कहने से मतलब कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें जिनके ना होने से भी काम चल सकता है. जैसे मसलन आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चों को कई तरह की चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है. भाई पढ़ाई करने के लिए अब मोबाइल दो जी, लैपटॉप दो, किताबों से भी पढ़ाई हो जाती है. इसी तरह हम पैदल चलकर भी सफ़र कर सकते हैं, बावजूद इसके हम अलग अलग तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. तो ये दरअसल ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, ये हमारे आराम की चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें हैं, कंफर्ट की चीज़ें हैं. तो इनके पिताजी ऐसे विलासितापूर्ण चीज़ों के जरा विरोधी थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर.
इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। फिर भी सारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ, ये सब सभी को समय पर दिए जाते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बड़ा सुरक्षित बचपन था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी मेरा बचपन बड़ा ही सुरक्षित बचपन था। यानी मुझे माता पिता का स्नेह भी मिलता था, घर के बड़ों का भी प्यार मिलता था और साथ साथ में संरक्षण भी मिलता था। इसलिए वो ये कहते हैं कि मेरा बचपन बड़ा ही सिक्योर बचपन था, सुरक्षित बचपन था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं केवल 8 वर्ष का था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टामारिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। कारण मैं कभी समझ नहीं पाया, लेकिन उस वक्त अचानक बाजार में इमली के बीजों की मांग अचानक ही बढ़ गई, बहुत तेज हो गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। तो मैं एक बालक के रूप में इन इमली के बीजों को इकट्ठा करता था और एक किराने की दुकान, प्रोविजन स्टोर बोलते हैं किराने की दुकान को, एक किराने की दुकान जो कि उसी मॉस्क स्ट्रीट जहाँ पे मेरा घर था वहाँ थी, मैं वहाँ जाकर उन बीजों को बेच देता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। मेरा एक दिन का जो इकट्ठा किया हुआ इमली का बीज होता था, वो दुकान में देने पर दुकानदार मुझे बदले में 1 आना देते थे, जो मेरे लिए उस वक्त काफ़ी बड़ी धनराशि थी, प्रिंसली सम थी। प्रिंसली सम मतलब राजकुमारों को मिलने वाले धनराशि को प्रिंसली सम कहते हैं। और एक राजकुमार को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों, बड़ी धनराशि मिलती है खर्च के लिए। तो अपने इस 1 आने की तुलना वो ऐसी ही बड़ी धनराशि से कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तब ये एक प्रिंसली सम ही था। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। मेरे ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई आप कह लें या साला कह लें, मैं कह नहीं सकता, जलालुद्दीन मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे जो उस वक्त चल रही थी, और फिर उनके जो खबरें होती थीं वो मैं मुख्य समाचार के रूप में दिनमणि, तमिल में प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, उसमें पढ़ लिया करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा क्षेत्र जो बिल्कुल अलग था, वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वॉर, वो पूरी तरह से इस युद्ध से बचा हुआ था, यानी इसके दुष्प्रभावों से बचा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, लेकिन जल्दी ही भारत पर दबाव पड़ा कि वो भी इस युद्ध में शामिल हो, अलाइड फोर्सेज का हिस्सा बने। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और एक प्रकार से आपातकाल की घोषणा भारत भर में कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। इस आपातकाल का जो पहला प्रभाव दृष्टिगोचर था, जो साफ दिख रहा था, वो ये था कि रामेश्वरम में जो रेलवे स्टेशन थी उसे तात्कालिक रूप से बंद कर दिया गया, यानी वहाँ ट्रेनों के रुकने पर रोक लगा दी गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। अब क्योंकि अखबार रेलगाड़ी से ही आती थी, अब रेलगाड़ी का वहाँ रुकना बंद हो गया, तो अखबारों के जो बंडल हुआ करते थे वो चलती हुई रेलगाड़ी से रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर फेंक दिए जाते थे, यानी चलते हुए ट्रेन से इन बंडलों को बाहर फेंका जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन who distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। अब मेरे कज़न ब्रदर, मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार वितरण का काम करते थे, अखबार बेचते थे, घूम घूम कर लोगों को अखबार दिया करते थे, उन्हें अब एक सहायक की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि चलती हुई ट्रेन से जो अखबारों के बंडल फेंके जाते थे उन्हें इकट्ठा करना पड़ता था। और प्राकृतिक रूप से क्योंकि मैं छोटा था और खाली होता था, तो मैं उनके लिए सहायक बन गया।
शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। तो मेरी पहली कमाई में शमसुद्दीन ने मेरी मदद की थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, तकरीबन 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं आज भी अपनी उस पहली कमाई पर इन 50 सालों के बाद भी गर्व का अनुभव करता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा कुछ विशिष्ट गुणों के साथ जन्म लेता है इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और ख़ास प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में उसका लालन पालन होता है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी, और ख़ास तरीके से अलग अलग लोगों द्वारा उसे शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है। ये लोग, फिगर ऑफ अथॉरिटी इसलिए यहाँ प्रयोग किया गया है क्योंकि जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता, उनके पास अधिकार होता है, वो हमारे से बड़े होते हैं, हमारे से जितने भी श्रेष्ठ हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये सब फिगर ऑफ अथॉरिटी हैं हमारे लिए, क्योंकि इनके पास अधिकार होता है। ये हमें समझा सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर डांट सकते हैं, हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। तो यूँ कहा जाए कि घर में ऐसे ही फिगर ऑफ अथॉरिटी के द्वारा, ऐसे ही वो लोग जिनके पास अधिकार हैं समझाने के, सिखाने के, वो हमें सिखाते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। वो कहते हैं मेरे पिता से मैंने 2 चीज़ें पाई हैं, ईमानदारी और स्वानुशासन। यानी वो कहना चाहते हैं कि मेरे पिता जैसे स्वयं अनुशासित थे, वैसे ही उन्होंने अनुशासन हमें भी दिया, साथ साथ में उनकी ईमानदारी का गुण मेरे अंदर भी आया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। मेरी माँ से मुझे अच्छाई में विश्वास और दया का गहरा भाव प्राप्त हुआ। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और ऐसे ही गुण मेरे 3 भाइयों और बहनों को भी मिले। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। मेरे बचपन के 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल ऑफ दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और ये सब जो लड़के थे ये ब्राह्मण परिवारों से थे, ये हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। ऑर्थोडॉक्स कहने से मतलब कि पारंपरिक हिंदू ब्राह्मण परिवार था ये। As children, none of us ever felt any different amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. हमारे धार्मिक अंतर के बावजूद भी, धार्मिक रूप से बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी, हम सब का लालन पालन अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन हम में कोई अंतर नहीं था। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वास्तव में रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री सबसे बड़े पुजारी थे वहाँ के, वह उनका पुत्र था। यानी ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र थे रामानंद शास्त्री। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज। आगे चलकर रामानंद शास्त्री ने उसी मंदिर में मुख्य पुजारी का काम संभाला अपने पिता के बाद। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। जबकि उनके मित्र अरविंदन वहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यातायात के साधनों का प्रबंधन का कार्य करने लगे। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। और शिव प्रकाशन दक्षिणी रेलवे के लिए कैटरिंग मतलब होता है जो भोजन उपलब्ध कराते हैं रेलगाड़ियों में, उसके ठेकेदार बन गए। यानी रेलगाड़ियों में लोगों को भोजन कराने का ठेका दक्षिणी रेलवे में उन्होंने लेना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द एनुअल Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. सालाना श्री सीताराम कल्याणम समारोह के अवसर पर मेरा परिवार बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रबंध करता था। इनके बीच मजबूत मंच तैयार किए जाते थे जिन पर भगवान की मूर्ति रखी जाती थी और इसे मैरिज साइट, विवाह स्थल तक ले जाया जाता था,
जो कि राम तीर्थ कहलाता था, और ये एक तालाब के मध्य स्थित था। ये तालाब हमारे घर के बिल्कुल पास था, अर्थात इनके घर के पास स्थित तालाब में मध्य में जो राम तीर्थ बना था, वहाँ तक नावों की सहायता से भगवान की मूर्ति ले जाई जाती थी। ये मूर्ति इन नावों पर बने हुए मंच पर रखकर ले जाई जाती थी, और इन नावों का प्रबंध, जैसा कि कलाम साहब बता रहे हैं, कि इनके परिवार के द्वारा किया जाता था। Events from the Ramayana and the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण की घटनाएं और प्रोफेट यहाँ मोहम्मद साहब के लिए प्रयोग किया गया है, जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। तो इनके जीवन से संबंधित कहानियाँ मेरी माँ और मेरी दादी हमें नियमित रूप से रात के सोते वक्त बच्चों को कहानियाँ दादी नानी सुनाती रही हैं। ये सब हम भी जानते हैं। ऐसे ही इनकी भी दादी इन्हें ये कहानियाँ सुनाया करती थीं। दादी नानी की रामायण की कहानियाँ, मोहम्मद साहब की कहानियाँ, इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम elementary school, एक दिन की बात है जब मैं रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र था। A new teacher came to our class. हमारी कक्षा में एक नए शिक्षक आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. मैं एक टोपी पहना करता था जिससे ये पहचान हो कि मैं मुसलमान हूँ। And I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री. और मैं हमेशा अपने मित्र रामानंद शास्त्री के बगल में बैठा करता था, who wore the sacred thread, और मैं रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था जो पवित्र धागा यानी जनेऊ धारण करते थे। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. ये जो नए शिक्षक थे वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे, पचा नहीं पा रहे थे कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. अब सामाजिक रूप से अंतर, जैसा कि नए शिक्षक को लगता था, सामाजिक स्तर के आधार पर उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं कक्षा के सबसे पिछली बेंच पर जाकर बैठूं। I felt very sad and so did रामानंद शास्त्री. मुझे बहुत दुख हुआ और ऐसा ही रामानंद शास्त्री के भी साथ हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था जब मैं जाकर सबसे पिछली पंक्ति में बैठा। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. उसका रोता हुआ चेहरा जब मैं पिछली बेंच पर जाकर बैठा मुझ पर लंबा गहरा प्रभाव छोड़ गई। After school, we went home and told our respective parents about the incident. स्कूल खत्म होने के बाद हम सब अपने घर आए और अपने अपने माता पिता को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher. अब रामानंद शास्त्री के पिता लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलवाया and in our presence, और हमारी उपस्थिति में, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent child. और उन्हें इस बात के लिए समझाइश दी कि वो नन्हे नन्हे बच्चों के दिमागों में असमानता की भावना, छूत की भावना, जातिगत अंतर्भेद की भावना ना भरें, अर्थात नन्हे बच्चों के बीच में जात धर्म की भावना को न फैलाएं, उन्हें एक समान रहने दें। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में शिक्षक से कहा कि या तो वो अपने इस गलती के लिए क्षमा मांगे या फिर स्कूल और वो द्वीप, क्योंकि रामेश्वरम एक छोटा सा द्वीप जैसा शहर है, उसे छोड़ जाएं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. न केवल इस शिक्षक ने माफ़ी मांगी, बल्कि जो तगड़ी समझाइश लक्ष्मण शास्त्री ने इन्हें दी थी, इसने
इनकी पूरी सोच, इनकी विचारधारा को ही बदल कर रख दिया और अब ये नौजवान शिक्षक बिल्कुल परिवर्तित हो चुके थे, एक नए इंसान बन चुके थे। ऑन द होल, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो अगर एक समान रूप से बात करें तो ये जो समाज था, हमारा ये छोटा सा समाज था रामेश्वरम का, ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़ाव के साथ था और इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं था। हाउएवर, माई साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रेबेल। फिर भी इसमें हमारे एक जो शिक्षक थे जिनका नाम था सुब्रमण्यम अय्यर, ये एक पारंपरिक ब्राह्मण थे, जबकि इनकी पत्नी बिल्कुल कंजर्वेटिव ख्याल की थी, यानी सब कुछ संकुचित विचारधारा वाली आप कह सकते हैं। वो एक प्रकार से एक विद्रोही की तरह थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. वो अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ करते थे इस कोशिश में कि सामाजिक अंतर जो है उन्हें किसी भी तरह तोड़ा जाए और लोग एक दूसरे से ये भूल कर कि कौन किस सामाजिक परिवेश से आया है, किस धर्म से आया है, एक दूसरे से घुले मिलें, भाईचारे के साथ रहें। He used to spend hours with me, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे, and would say, और कहा करते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. वो कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम इस तरह से विकसित हो, ऐसे आगे बढ़ो कि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सको। यानी तुम्हारा मानसिक विकास इतना बड़ा हो, इतना बढ़िया हो कि तुम बड़े शहरों के इन बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत आराम से बिना किसी परेशानी के चल सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने घर मुझे भोजन पर बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। अब उनकी पत्नी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कंजर्वेटिव ख्याल की थी, यानी उनकी नज़रों में ये जात पात धर्म सब था। तो उनके लिए ये बिल्कुल हैरान कर देने वाला था कि हैरान कर देने वाला क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि आतंकित कर देने वाला ये ख्याल था कि एक बिल्कुल शुद्ध हिंदू परिवार के रसोई में बैठकर एक मुस्लिम लड़का भोजन करे। एक मुस्लिम को एक विशुद्ध हिंदू परिवार में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाए, ये सोच ही उनके लिए बड़ी अजीब सी थी। उन्हें ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने अपने रसोई घर में मुझे भोजन कराने से इनकार कर दिया। सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड। सुब्रमण्यम अय्यर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो परेशान नहीं हुए, वो हैरान नहीं हुए। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, ना ही वो अपनी पत्नी से नाराज ही हुए, बट इंस्टेड उसके बदले सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। बल्कि उन्होंने तो अपने हाथों से मेरा भोजन परोसा और बिल्कुल मेरे पास बैठकर उन्होंने भी भोजन किया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी पत्नी रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मैं ये सोच रहा था कि क्या उन्हें मेरे भोजन करने के तरीके, पानी पीने के तरीके या फिर भोजन के उपरांत जिस तरीके से मैंने ज़मीन को साफ की, क्या इसमें उन्हें कोई अंतर नज़र आया। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ने वाला था, सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. तो मेरे शिक्षक सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे आमंत्रित किया कि मैं अगले हफ्ते फिर उनके साथ आकर भोजन करूं। Observing my hesitation, he told me not to get upset. मेरी हिचकिचाहट को देखकर उन्हें मुझसे कहा, परेशान मत हो, saying, once you decide to change the system,
such problems have to be confronted. उन्होंने कहा कि जब तुम व्यवस्था बदलने चलते हो ऐसे अवरोध आते रहते हैं। अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि मैं इस व्यवस्था को बदलना चाहता हूँ, ये जो अंतर भेद हैं हिंदू मुस्लिम अलग अलग जाति धर्म के, इन्हें बदलना चाहता हूँ, और ऐसी प्रक्रिया में ऐसे छोटे मोटे अवरोध, ऐसे छोटे मोटे विरोध होते रहते हैं। When I visited his house next week, अगले हफ्ते जब मैं उनके घर दोबारा गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. इस बार जब मैं उनके घर गया, उनकी पत्नी यानी शिवा सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी मुझे स्वयं अपने साथ लेकर अपनी रसोई में गईं और अपने हाथों से मेरा भोजन परोसा, मुझे भोजन कराया। Then the second world war was over. फिर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ and India's freedom was imminent. और अब भारत की आज़ादी लगभग निश्चित थी। Indians will build their own India, declared गांधी जी। गांधी जी ने घोषणा कर दी कि भारतीय अपने लिए अपना भारत बनाएंगे। The whole country was filled with an unprecedented optimism. सारा देश एक उम्मीद से भर गया। I asked my father for the permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. मैंने अपने पिता से अनुमति ली कि मैं रामेश्वरम छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम चला जाऊं और वहां जाकर अपनी पढ़ाई आगे पूरी करूं। यहाँ तक की कहानी आज, बाकी इस स्टोरी का बचा हिस्सा हम अगले दिन पूरा करेंगे। तब तक आपकी ड्यूटी है इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ें, समझें।